सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हाल ही में दिए गए एक वर्डिक्ट के अंदर इलेक्टोरल बॉन्ड्स को पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा गया। पर ऐसा क्यों और क्या है ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स, आज यही समझेंगे। Of the electoral bonds given to it by the State Bank of India. Commission which has just released or uploaded the all data related to electoral bonds. इलेक्टोरल बॉन्ड के मसले पर सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल सख्त है। इसको ऐसे समझिए, किसी भी काम को शुरू करने से पहले फंडिंग लगती है और उस फंडिंग को लगाने के लिए कई कंपनीज या फिर आप अपने घर से या लोन लेते हैं। वैसे ही पॉलिटिकल पार्टीज को रन करने के लिए या फिर इलेक्शन कैंपेन्स के अंदर और इलेक्शन जीतने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, जो फंडिंग कहलाती है। उसी तरह से पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जो फंडिंग आती है वो काफी समय तक बोरों में भर भर के आ रही थी, जिसके बारे में रिकॉर्ड्स और डिटेल्स काफी कम होती थी। उसी चीज को डिजिटलाइज करने के लिए सरकार की तरफ से 2017 के अंदर एक न्यू बिल लेके आया गया। उस बिल को फाइनेंस एक्ट के अंदर अमेंडमेंट करके मनी बिल बनाया गया, ताकि राज्यसभा को बाईपास करते हुए सीधा लोकसभा के अंदर लाया जा सके। आनंद फानंद में उस बिल को पास कराया गया और उस बिल का नाम था इलेक्टोरल बॉन्ड्स। इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या है? अगर आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को पैसा देना चाहते हैं, यानी कि उनको फंड करना चाहते हैं, तो इसके अंदर कुछ कैप लिमिट्स होती हैं कि इतना ही अमाउंट आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को दे सकते हैं। बट इलेक्टोरल बॉन्ड्स के अंदर आप कितना भी पैसा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को दे सकते हैं, जिसके अंदर एक बॉन्ड एसबीआई की तरफ से इशू कर दिया जाता है और वो बॉन्ड कभी भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आके जिसको आप देना चाहते हैं वो रिडीम करा सकती है और पैसे पा सकते हैं। बिल को लेकर सरकार की सोच ये थी कि पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग को डिजिटलाइज कर दिया जाए और उससे बैंकिंग नेटवर्क को जोड़ दिया जाए। साथ ही साथ डिटेल्स के अंदर ये भी था कि डोनर की डिटेल्स को पूरी तरह से छुपा के रखा जाएगा, ताकि कोई भी अदर पॉलिटिकल पार्टी उसका मिसयूज ना कर सके और उसको प्रेशराइज ना कर सके डोनर को कि वह उन्हें भी फंडिंग करे। और इसी के बाद शुरू होता है असली खेल। जैसे ये बिल लागू होता है, कई सोशल एक्टिविस्ट और हमारे कई लीडर्स मिलकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं और आरोप लगाया गया कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स राइट टू फ्रीडम, पीपल्स के राइट टू फ्रीडम के ऊपर काफी बड़ा खतरा है। पॉलिटिकल पार्टी किससे फंडिंग ले रही है और कौन उसको फंडिंग कर रहा है, इसके बारे में जानना सिटीजन्स के लिए बहुत बड़ी बात है और ये हक उन्हें देना चाहिए। आरोप ये लगाया गया कि जीतने वाली पार्टी, यानी कि इलेक्शंस के अंदर जो पार्टी जीत जाएगी, सिर्फ उसको ही पता होगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स की तरफ से पैसा किस पार्टी को कितना दिया गया, किसने कितना दिया, कौन सा उद्योगपति सबसे आगे रहा, और उसके बाद फिर वही बड़े प्रोजेक्ट्स भी उन्हें ही दिए जाते हैं। ये तो आप भी जानते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी अगर जीत गई और उसको फंडिंग करने वाला उद्योगपति ही चाय पे चर्चा कर सकता है और बड़े बड़े पावर प्लांट्स और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स उनके खेमे में गिर जाते हैं। उसी चीज को लेते हुए आरोप लगाया गया और कहा गया कि अगर इस प्रकार से इलेक्टोरल बॉन्ड्स का यूज किया जाएगा तो पॉलिटिकल पार्टी जो ओपोजिशन में बैठी हुई है उसको डिटेल्स के नाम पर कुछ नहीं पता होगा। मेन बात जो की गई वो थी शेल कंपनी। शेल कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जिनके डिटेल्स को हिडन करके रखा जाता है कि वो किसको फंडिंग कर रही हैं। और ये आरोप भी लगाया गया कि इस प्रकार से पाकिस्तान या अदर कंट्रीज, चाइना जैसी कंट्रीज भी शेल कंपनीज बनकर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को फंड कर सकती है और ये हमारे देश की इटर्निटी और सॉवरेनिटी के ऊपर काफी बड़ी बात हो। इसी के ऊपर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया, बात तो सही है, क्या इलेक्टोरल बॉन्ड सही में इतने सिक्योर है? सेंट्रल गवर्नमेंट से सवाल पूछते हुए उन्होंने कहा कि अगर वह इतने सिक्योर है तो उनको पब्लिक के सामने लाना चाहिए। और कहा गया कि 75% कैपिंग क्यों जरूरी नहीं है। मैं समझाता हूं। 75% कैपिंग का मतलब है कोई भी कंपनी जितना प्रॉफिट कर रही है उसका 75% ही किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को दे सकती है। ये कैपिंग लगाई गई थी, बट उसके बाद इस बिल के थ्रू अब जो कंपनीज लॉस मेकिंग है, यानी कि जो लॉस में है, वो भी काफी बड़ा अमाउंट पॉलिटिकल पार्टीज को दे रही हैं। उसके साथ साथ कंपनीज जो 100% प्रॉफिट कमा रही है वो भी पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी फंडिंग दे रही है। मैं जानता हूं आपकी तरफ से ये कहा जाएगा कि वो उनकी कंपनी है, उनका पैसा जिस मर्जी को दे, बात बिल्कुल सही है, बट इसको इस तरह से समझिए, किसी भी सीट के ऊपर, यानी कि अगर इलेक्शंस होते हैं तो किसी भी सीट के ऊपर कुछ एक अमाउंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से तय किया गया है कि इतना ही पैसा एक सीट के ऊपर खर्च किया जा सकता है। मैं अगर आपको डिटेल्स बताऊं तो डिटेल्स के अंदर इलेक्शन कमीशन ने 2020 के अंदर अमेंडमेंट करते हुए कहा कि किसी भी सीट के ऊपर अगर आप इलेक्शंस कर रहे हैं तो उसमें 70 लाख से 95 लाख तक ही आप अमाउंट को खर्च कर सकते हैं, यानी कि सीट के ऊपर पैसे खर्च होंगे, जो कि स्टेट टू स्टेट डिफर करेगा। बट अगर आप देखें तो कई रिपोर्ट्स के अंदर यह भी समझ आता है कि कई स्टेट्स के अंदर सीटों पर कई हजार करोड़ों का खर्चा हुआ है। इससे होगा क्या? इससे यह होगा कि छोटी पार्टीज उभर कर कंट्री के अंदर आगे नहीं बढ़ेंगी, जिसकी वजह से बड़ी पार्टीज, जो मजबूत पार्टीज हैं जैसे कि बीजेपी, कांग्रेस और बाकी पार्टीज, वही बार बार सत्ता के अंदर आएंगी। न्यू प्रेसिडेंट, न्यू प्राइम मिनिस्टर, न्यू एमपी, न्यू एमएलए का फेस देखना काफी कम हो जाएगा और नई सोचें
आगे नहीं बढ़ पाएंगी। इसी सभी के साथ इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने काफी बड़े फैसले सुनाए। सबसे पहले कहा एसबीआई को कि आपको सारी डिटेल्स इलेक्टोरल बॉन्ड्स के रिलेटेड और उसके यूजर्स के रिलेटेड सबके सामने रखने होंगे। अप्रैल 2019 के बाद से जो भी बॉन्ड्स इश्यू हुए हैं उन सबकी डिटेल्स, किसने रिडीम करवाए हैं, किसने पैसा लगाया है और किन के वो बॉन्ड्स है, वो सारी डिटेल्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को शेयर किया जाए। और बताया गया कि अभी तक जिनके बॉन्ड्स रिडीम नहीं किए गए हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू, उनको ये रिफंड कर दिया जाएगा। सारी डिटेल्स 6 मार्च तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तक पहुंच जाने चाहिए और उनके द्वारा मार्च 13 को ये सारी डिटेल्स को पब्लिश कर दिया जाएगा उनकी साइट पर, जो कि राइट टू फ्रीडम और उसके साथ साथ ट्रांसपेरेंसी के अंदर हमारे सिटीजन्स के राइट के लिए काफी बड़ी बात होगी। कट टू टुडे, इलेक्शन कमीशन की तरफ से उनकी साइट पर सारी डिटेल्स को अब शो कर दिया गया है, यानी कि वो पब्लिश कर दिए गए हैं। अगर आप समझे तो इसके अंदर एक बात साफ हो जाती है कि सबसे ज्यादा पैसा बीजेपी के पास गया है। अगर हम देखें तो बीजेपी के पास 6060 करोड़ की फंडिंग पहुंची है इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू। और इसके अलावा अगर हम देखें तो तृणमूल कांग्रेस के पास 1600 करोड़ रुपए के लगभग बॉन्ड्स की तरफ से फंडिंग आई है। और वहीं पे अगर आप देखते हैं तो 1400 करोड़ के लगभग कांग्रेस के पास यहाँ की फंडिंग यानी कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स की फंडिंग पहुंच पाई है, जो कि साफ बताता है कि बड़ा अमाउंट बीजेपी के खामे में गया। अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा डोनेट करने वाले डोनर का जो कंपनी नेम है, वो कंपनी का नाम है फ्यूचर गेमिंग होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, जिन्होंने 13,689 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स को परचेज किया। इस कंपनी पे हाल ही पे ही इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी की तरफ से छापा लगाया गया था, जहां पर उनकी प्रॉपर्टीज को भी पूरी तरह से जब्त किया गया था, उनको अटैच किया गया था, जो कि प्रॉपर्टीज का कुल अमाउंट बताया गया था 409 करोड़ रुपए। वहीं सेकंड डोनर के अंदर मेगा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जिन्होंने कुल मिला के 1000 करोड़ के लगभग 1000 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स की फंडिंग की है। 2019 के अंदर उन पर भी इनकम टैक्स की रेट लगाई गई थी, जहां पर उनकी कंपनी के ऊपर काफी ज्यादा आरोप लगाए गए थे। कुछ ऐसे ही 30 टॉप कंपनीज जो कि फंडिंग में सबसे आगे थी, उनके साथ साफ देखने को मिलता है। कुछ ऐसा ही वेदांता के अंदर भी देखने को मिलता है। वेदांता लिमिटेड, जिन्होंने 400 करोड़ के अराउंड इलेक्टोरल बॉन्ड्स को परचेज किया और इससे पहले इन पर इनकम टैक्स की रेट लग चुकी है। अगर मैं आगे बात करूं तो वहीं पर डीएलएफ कमर्शियल डेवलपर लिमिटेड की तरफ से भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स को खरीदा गया, जो कि 13,040 करोड़ के लगभग थी और वहां पर उन पर भी सीबीआई की तरफ से रेट कंडक्ट की गई। और यही नहीं, कुछ ऐसी कंपनीज जैसे कि जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, आईएफबी एग्रो लिमिटेड, यूनाइटेड फॉस्फोरस इंडिया लिमिटेड और उसके साथ साथ ऑरोबिंदो फार्मा जैसी कई 30 टॉप की कंपनीज है जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के अंदर अपना पैसा लगाया, उनके साथ भी यही सेम केस है। हम यहाँ पर ये बात नहीं कर रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स को ज्यादातर बीजेपी या किस पार्टी ने खरीदा, क्योंकि इसके बारे में डिटेल्स अभी सामने नहीं है, क्योंकि बॉन्ड्स के ऊपर एक स्पेशल हाइडिंग नंबर होता है जो कि यूवी रेस के अंदर ही देखा जा सकता है। अगर वो डिटेल्स सामने आती हैं तो ये पक्के तौर पर बताया जा सकता है कि किस पार्टी ने कितने पैसे कितने इलेक्टोरल बॉन्ड से रिडीम करवाए और किस कंपनी की तरफ से ये बॉन्ड्स सामने रखे गए थे। ऑपोजिशन पार्टी की तरफ से कहा गया कि अभी तक लगभग 2000 से ज्यादा बॉन्ड्स हैं जिनके बारे में डिटेल सामने नहीं आई है और उसके साथ साथ डोनर लिस्ट के अंदर काफी शेल कंपनीज हैं जो कि डिकोडेड और क्लियर नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने वाली एक जुडिशियरी सिस्टम है, जहां पर मेन चीज सुप्रीम कोर्ट को देखा जाता है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वर्डिक्ट्स निकाले गए, जहां पर हमारे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इलेक्टोरल बॉन्ड्स के अंदर होने वाले लूप होल्स को सामने रखा गया और इन वर्डिक्ट से एक बात समझ आती है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और हमारे इंडिया की डेमोक्रेसी काफी रूट लेवल तक स्ट्रांग है। देखने वाली बात यह है कि जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स की डिटेल्स है वो अप्रैल 2019 के बाद की है, लेकिन ये लॉ 2017 के अंदर आ चुका था। क्या उससे पहले भी काफी डिटेल्स मिसमैच होंगी या फिर ये काफी डिटेल्स सामने आएंगी? देखा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब इस पे क्या बयान लिखा जाता है। कई आर्टिकल्स, कई मेल प्रोसेस और उसके साथ साथ कई मीडिया चैनल्स इस पर बात कर रहे हैं। आपका क्या कहना है? आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के बता सकते हैं। नीचे ही एक रेड बटन भी शो हो रहा होगा जिसको प्रेस करके आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। मेरा नाम मयंक है, आपसे मिलते हैं अगली खबरों में।